फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ राष्ट्रपति की शक्तियां लेकर आए हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में एक वीडियो हमने अपलोड की थी, आपको बताया था कि किस तरीके से राष्ट्रपति का चयन होता है और किस तरीके से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, कुछ शक्तियों के बारे में देखेंगे और आप नोटबुक लेके बैठिएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके राष्ट्रपति की शक्ति से रिलेटेड। तो चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसा आपको बताया गया है कि हमारे देश का इस समय जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो रामनाथ कोविंद है और आपके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, हमारे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज हम राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों को लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे हम विधायी शक्तियां की। विधायी शक्तियों में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है ये है आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाना। संयुक्त अधिवेशन का मतलब देखिए, आप सभी को पता है हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट दो है, लोकसभा और राज्यसभा। यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी विधेयक को लेकर या किसी भी विचार को लेकर आपसी मतभेद हो जाती है या उसे लगता है राष्ट्रपति को कि इन दोनों के बीच में आपसी सहमति नहीं है किसी मुद्दे को लेकर, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति दोनों ही सभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और याद रखना, उस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेगा वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और इस समय वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये भी आपको पता होगा, ओम बिरला। तो याद रखेंगे, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, आपका लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, फिर बात करते हैं संसद के मनोनीत सदस्य। तो सभी को पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, तो राष्ट्रपति जो होता है वो दोनों ही सदन में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। देखिए, लोकसभा में जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो सभी को पता होगा कि लोकसभा में आपके संविधान द्वारा, जो भारतीय संविधान में प्रावधान है, 552 सीटों का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, 552 सीटों का प्रावधान है और आपके जिसमें आपके वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 243 सीटों पर चयनित हुआ है, मतलब 243 सीटों पर आपके चुनाव हुआ था, जिसमें आपके 541 सीटें जो हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होकर आई हैं। ठीक है, देन 2 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिन्हें हम बोलते हैं एनआरआई, एंग्लो इंडियन। तो आई होप सो दोस्तों आपको पता होगा कि लोकसभा में आपके 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जो एनआरआई होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है और राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है, 250, जिसमें से 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो अपने विभाग में बहुत अच्छे होते हैं, साहित्य, कला वगैरह इनमें। ठीक है, तो आपको पता चला होगा संसद में सदस्यों की मनोनीत कौन करता है, आपके 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति, देन 2 सदस्य आपके लोकसभा में मनोनीत करता है। फिर बात करते हैं आपके विधेयक पर हस्ताक्षर। दोस्तों, कोई भी विधेयक जो बिल होता है उसको जब तक कानून नहीं माना जाता, जब तक राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते। तो सभी याद रखेंगे, जब हम लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी बिल को प्रस्तुत करते हैं तो वहां से बिल को मंजूरी मिलने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करता है तो वही बिल एक्ट बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है। तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के आपका कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो ये शक्ति किसके पास है कानून बनाने की, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति की वो कौन सी शक्तियां हैं, तो विधायी शक्तियां हैं। आई होप सो आपको ये तीनों शक्तियां समझ आई होंगी। अब चर्चा करते हैं आपके राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, कि वित्तीय शक्तियां क्या है। तो याद रखेंगे, देखिए विधेयक आपके 2 टाइप के होते हैं। विधेयक मींस बिल, एक सरकारी विधेयक होता है और एक गैर सरकारी विधेयक होता है। उनमें भी आपके कई टाइप निकल कर आ जाते हैं। अभी फिलहाल एक टाइप की बात करेंगे, धन विधेयक की। तो याद रखेंगे, धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के या बिना राष्ट्रपति के विचार के आप लोकसभा में पेश नहीं कर सकते। तो ये राष्ट्रपति की एक वित्तीय शक्ति है कि किसी भी धन विधेयक को अगर आपके पेश करना हो
लोकसभा में। तो एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों कि आपका धन विधेयक लोकसभा में ही पहले पेश होता है, राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता पहले। अगर हम कहें कि धन विधेयक को प्रस्तुत करना है राज्यसभा में, तो पहले राज्यसभा में कभी पेश नहीं होगा, हमेशा धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है। और उस धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कितना समय होता है, तो 14 दिन का समय होता है। और उस धन विधेयक को जब तक आपके संसद में पेश नहीं किया जा सकता लोकसभा में, जब तक राष्ट्रपति की अनुमति ना मिल जाए। तो ये राष्ट्रपति के पास एक पावर बोल सकते हो जो इसकी वित्तीय शक्ति में आती है। कोई भी अनुदान करना हो, किसी को आपके फंड देना हो, पैसा देना हो, तो बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के वो पैसा बाहर ट्रांसफर या अनुदान के रूप में नहीं दे सकते। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति की दूसरी वित्तीय शक्ति क्या है कि अनुदान जो दिया जाता है बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के वो अनुदान नहीं दिया जा सकता। लास्ट एंड फाइनल, राज्य और केंद्र सरकार के मध्य जो राजस्व का बंटवारा होता है, राजस्व मतलब जो आपके पैसा आता है टैक्स के रूप में, उसका जो बंटवारा होता है पैसों का, उसके बंटवारे को लेकर आपके राष्ट्रपति ही एक वित्तीय आयोग का गठन करता है। और ये जो वित्तीय आयोग होता है दोस्तों, ये हर 5 साल बाद बनाया जाता है। तो सभी याद रखेंगे राष्ट्रपति की 3 वित्तीय शक्तियां क्या हैं। सबसे पहले धन विधेयक राष्ट्रपति की बिना मंजूरी के आप पेश नहीं कर सकते लोकसभा में। अनुदान को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही आप अनुदान करेंगे। राज्य और केंद्र के बीच में जो राजस्व का बंटवारा होता है उसके लिए एक वित्तीय आयोग का जो गठन करता है वो भी राष्ट्रपति करता है। सो आई होप सो आपको वित्तीय और विधायी शक्तियों में समझ आया होगा क्या क्या होती है। अब चर्चा करते हैं न्यायिक शक्तियों की राष्ट्रपति। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। तो याद रखेंगे सभी, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायाधीश और या सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश है या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, जो इसकी न्यायिक शक्ति में आती है। देन सेकंड, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, देखो जब भी कोई किसी विधेयक या किसी कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है या कोई सलाह देने की बात आती है, तो राष्ट्रपति चाहे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आप एक तरीके से सलाह ले सकता है। लेकिन याद रखेंगे सभी, उस सलाह को मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर है। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधि सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है। सभी याद रखेंगे कि राष्ट्रपति सबसे पहले न्यायिक शक्तियों में क्या आएगा कि राष्ट्रपति आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। देन सेकंड, राष्ट्रपति कोई भी विधि सलाह के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी विधि सलाह देगी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। लास्ट एंड फाइनल जो न्यायिक शक्तियों में हम बात करेंगे क्षमा करने का। देखिए सभी को पता होगा, यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा होती है या किसी को फांसी की सजा दी जाती है और उसकी सजा को अगर कम करना हो या उसकी सजा को रोकना हो, फांसी की सजा को रोकना हो, तो हमारे देश में एक ही व्यक्ति है जो फांसी की सजा को रोक सकता है। अगर किसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने किसी को फांसी दे दी, तो एक ही व्यक्ति जो फांसी को रोक सकता है या उसकी सजा को कम कर सकता है, वो स्वयं हमारे देश का राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति किसी की भी सजा को कम कर सकता है या उसे माफ कर सकता है या उसकी फांसी को रुकवा सकता है। तो क्षमा करने का जो अधिकार हमारे देश में दिया गया है वो देश के राष्ट्रपति को दिया गया है। सो आई होप सो आपको न्यायिक शक्तियां भी समझ आई होंगी। दोस्तों अभी हमने 3 शक्तियों की बात करी, आगे और शक्तियां बताएंगे आपको कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति क्या है, पॉकेट वीटो क्या है, राष्ट्रपति की अध्यादेश क्या होता है, इनकी चर्चा भी करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब आप देखते हैं कि आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे और राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो होती क्या है। जैसा हमने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, लास्ट एंड आपका न्यायिक शक्ति के बारे में। अब चर्चा करेंगे आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो याद रखेंगे हमारे देश में आपातकाल लगाने का जो अधिकार दिया गया है, इमरजेंसी लगाने का जो अधिकार दिया गया है, वो राष्ट्रपति को दिया गया है। बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के किसी भी क्षेत्र में इमरजेंसी की घोषणा नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति बोलेगा तो उस क्षेत्र में इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। तो बेसिकली आपके इमरजेंसी जो है वो 3 टाइप की है। आपातकालीन शक्तियां, आपातकाल जो है वो 3 टाइप के हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 352, जिसमें
आपके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। दोस्तों ये राष्ट्रीय आपातकाल क्या है और क्या पहले भी कभी ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, जब देश में भारी आक्रमण की संभावना हो कि बाहर से कोई आक्रमण हो सकता है या देश में आंतरिक मतभेद हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति को लगता है कि देश की प्रशासन व्यवस्था और आपके संवैधानिक रूप से देश को, संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या देश में अशांति का माहौल उत्पन्न है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगा दिया जाता है और पूरे ही देश में आपके इमरजेंसी की घोषणा हो जाती है। तो पीएम, एमपी, एमएलए, आपका सीएम, एलजी और जी, इन सभी की शक्तियां, जो भी प्रशासनिक शक्तियां हैं, वो सब किसके अंदर आ जाती है, किसके कंट्रोल में आती है, राष्ट्रपति के कंट्रोल में। तो सभी याद रखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के रीजन क्या है लगने का, तो इसका रीजन है बाहरी आक्रमण की संभावना। यदि हमें लगता है कि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और आपका पाकिस्तान ले लेते हैं, चलिए लग रहा है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर सकता है और भारी आक्रमण की संभावना है, ऐसी कंडीशन में देश के अंदर आपके हमला हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। देन सेकंड, आपका आंतरिक मतभेद। तो सभी याद रखेंगे आंतरिक मतभेद मतलब जब आपके देश में अशांति का माहौल उत्पन्न हो जाए और जो आंतरिक मतभेद चल रहा है वो सशस्त्र का रूप ले ले, हथियारों से आप लड़ाई होनी शुरू हो जाए देश के अंदर, एक गृह युद्ध से परिवर्तित हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दे सकते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद का लगा है वो पहली बार 25 जून 1975 में लगा था। तो सभी याद रखेंगे कि 25 जून 1975 को हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल था ये लगभग 21 महीने तक चला था। इस राष्ट्रीय आपातकाल के पीछे आपका रीजन था कि देश में आंतरिक मतभेद, एक तरीके से आपके धरने आंदोलन बहुत जोरों शोरों पर थे, जिसके चलते देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और देश में अशांति जैसा माहौल उत्पन्न हो गया था। तो उसको देखते हुए उस समय के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और उस समय की जो सरकार थी इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार, इन दोनों ने आपसी सहमति से आपके देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। तो आई होप सो आपको राष्ट्रीय आपातकाल क्लियर हुआ होगा। फिर बात करते हैं सेकंड आपातकाल की, वो है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। तो दोस्तों ये कब लगाया जाता है, ये कैसी स्थिति है, तो यदि एक सिंपल चीज समझो, यदि किसी सरकार, राज्य सरकार, यदि कोई सरकार राज्य में गठबंधन के रूप में आती है, यदि कोई सरकार राज्य में गठबंधन के रूप में आती है और गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल अपने कंप्लीट नहीं कर पाती है, बीच में ही उसे त्याग पत्र देना पड़ता है या हम कह सकते हैं बीच में उसकी सरकार विफल हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपके देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, सॉरी राज्य में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। देखिए जैसे आपने देखा होगा 2014 में जब आपके केजरीवाल किसी मतलब दिल्ली में किसी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, कुछ आंकड़ा प्रस्तुत करता हूं, चलिए पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज लिख देता हूं मैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव। सभी को पता है दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है, 70 सीटें हैं, जिसमें आपके 34 सीटें बीजेपी, 28 सीटें आम आदमी पार्टी, देन 8 सीटें आपकी कांग्रेस। ठीक है, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पूर्ण बहुमत का अर्थ मतलब 70 सीटों में लगभग 36 सीटें अगर किसी दल को मिलता तो पूर्ण बहुमत माना जाता और वो दल सरकार के रूप में अपनी प्रस्तुत हो जाता, परंतु यहां पर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, ऐसी कंडीशन में आपके दो दल आपस में मिलकर चाहे तो सरकार बना सकते हैं और उस सरकार को हम क्या कहेंगे, गठबंधन की सरकार। और हुआ भी ऐसी, आपकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर आपके क्या करा, सरकार का निर्माण किया और आपके गठबंधन की सरकार आपके स्थापित हो गई। परंतु दोस्तों गठबंधन की सरकार जो होती है ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाती, ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाती। और हुआ भी
गया आम चुनाव में कि दिल्ली की जो विधानसभा आपका चुनाव हुआ उसमें गठबंधन की सरकार आई, केजरीवाल के साथ आपके क्या नाम है कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला, परंतु ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और वो सरकार विफल हो गई और दोबारा से चुनाव करवाने की आवश्यकता पड़ी। और जो दोबारा से चुनाव होता है, याद रखेंगे, चुनाव आम चुनाव 5 वर्ष के लिए, यदि सरकार 5 वर्ष तक नहीं चल पाती और दोबारा से चुनाव होता है तो उसे हम बोलते हैं उपचुनाव। तो दोबारा उपचुनाव करवाए गए, लेकिन जब तक दिल्ली में कोई शासन नहीं था, क्योंकि त्याग पत्र दे चुका था आपका क्या नाम है केजरीवाल सरकार त्याग पत्र दे चुकी थी, तो दिल्ली में कोई शासन नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उस दिल्ली में शासन करने के लिए आपके राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राष्ट्रपति के कहने पर आपके गवर्नर या आपका राज्यपाल या उपराज्यपाल क्या करता है, राज्य में शासन करना स्टार्ट कर देता है। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि राष्ट्रपति शासन या अनुच्छेद 356 कब लगता है, जब किसी राज्य में सरकार विफल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आपके राष्ट्रपति शासन लग जाता है राज्य में। और पहली बार जो ये आपका राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 लगा, ये आपका 1957 में, सही याद रखेंगे, 1957 में आपके केरल में लगा था। केरल में सरकार विफल हो गई थी राज्य में, जिसके बाद दोबारा से चुनाव करवाने की आवश्यकता पड़ी थी। तो सभी याद रखेंगे राष्ट्रपति चुनाव कितने समय तक लगाया जा सकता है, अधिकतम 1 साल तक राष्ट्रपति चुनाव लगाया जा सकता है और दिल्ली में 1 साल तक लगा भी राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 1 साल के अंतर्गत आपको दोबारा से चुनाव करवाने पड़ते हैं और दोबारा से सरकार स्थापित करनी पड़ती है उस राज्य में। तो आई होप सो आपको ये भी समझ आया होगा। फिर बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। तो दोस्तों इसके अनुसार क्या होता है, जब देश में वित्तीय संकट आ जाता है, लगता है कि देश की स्थिति फाइनेंस रूप से बहुत ज्यादा बेकार है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में देश में आपके वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोविड टाइम पे अभी आपने देखा कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी, तो ऐसे में देश के राष्ट्रपति या अन्य मंत्रिमंडल या जितने भी सरकारी विभाग के एम्प्लॉय थे, उनकी सैलरी कुछ % कट के आ रही थी और जो आपके मंत्रिमंडल या मंत्री थे उनके भत्ते वगैरह थोड़े कम कर दिए गए थे। तो ये आपके एक तरीके से फाइनेंस रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करते हैं वित्तीय आपातकाल के द्वारा। ये भी आपातकाल कौन लगा सकता है, देश का राष्ट्रपति। ठीक है, सो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एंड राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं पॉकेट वीटो की, कि पॉकेट वीटो क्या है। देखिए आप सभी को मैंने जैसा अभी पीछे बताया कि किसी भी विधेयक को यदि अधिनियम बन रहा हो, अधिनियम मतलब किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यदि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तो ऐसी स्थिति में वो कानून पारित या पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही किसी विधेयक को कानून बनाया जाता है। तो यहाँ पर पॉकेट वीटो क्या काम करती है, दोस्तों सभी याद रखेंगे कि देश में राष्ट्रपति जो है, जब राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को पुनः विचार के लिए दोबारा संसद में प्रस्तुत कर सकता है। पहले तो ये समझिए आप लोग, यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाए तो उस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए दोबारा प्रस्तुत कर सकता है, लोकसभा में भेज सकता है। परंतु जब दोबारा वो विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति बाध्य है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए, दोबारा मना नहीं कर सकता राष्ट्रपति। देन सेकंड कि पॉकेट वीटो क्या है, तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अधिकतम 6 महीने तक अपने पास रोक कर रख सकता है। पॉकेट वीटो से पावर देती है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को जब हस्ताक्षर के लिए आता है तो उसे कम से कम 6 महीने तक रोक के रख सकता है और 6 महीने पश्चात वो चाहे तो हस्ताक्षर भी कर सकता है और चाहे तो उसे पुनः विचार के लिए दोबारा लोकसभा में भी भेज सकता है। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा पॉकेट वीटो। तो इसका कितना समय काल होता है, तो 6 महीने। 6 महीने तक राष्ट्रपति अपने पास रखता है किसी भी विधेयक को। याद रखेंगे किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास कितने मंथ तक रख सकता है, 6 महीने तक। ये समय काल अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका में राष्ट्रपति के पास केवल 10 दिन है कि 10 दिन अमेरिका में राष्ट्रपति अपने पास रख सकता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति कितने समय काल तक रख सकता है, 6 महीने तक।
ऐसा हुआ है कभी? तो हाँ, बिल्कुल हुआ है। 1986 में उस समय के राष्ट्रपति जो थे जैल सिंह, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर रोक लगा दी थी, मतलब 6 महीने तक अपने पास रखा था। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपके लिए लाए हम ताकि आपको समझ आ सके अच्छी तरीके से कि किस तरीके से रोक लगाई जा सकती है और पॉकेट वीटो आपका होता क्या है। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। जैसा मैंने बताया कि किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है राष्ट्रपति, अपने पास अधिकतम 6 महीने तक रख सकता है, और 6 महीने तक रोक कर रखने वाली जो पावर है उस पावर को हम पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक है, तो आपातकालीन शक्ति देखी और आपने पॉकेट वीटो देखी। अब अंत में हम डिस्कस करेंगे कि अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश कौन कैसे लागू होता है, या अध्यादेश किस तरीके से काम करता है। ठीक है दोस्तों, चर्चा करते हैं आपके अध्यादेश की कि अध्यादेश क्या होता है और राष्ट्रपति अध्यादेश को किस तरीके से आपके लागू कर सकता है या जारी कर सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 123 में, संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? अनुच्छेद 123 के द्वारा। अब चर्चा करते हैं कि अध्यादेश होता क्या है और अध्यादेश क्यों जारी किया जाता है। तो सभी को बताएं हम लोग कि जो हमारी संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखेंगे लोकसभा और राज्यसभा, जब इन दोनों संसद के सत्र ना चल रहे हो, सेशन ना चल रहे हो, मतलब इनकी बैठक ना हो रही हो, और उस समय अगर आपातकालीन कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए या तत्कालीन कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो कानून कैसे बनेगा? सोचिए। तो यदि एक सिंपल चीज समझो, यदि लोकसभा की बैठक भी ना हो रही हो, राज्यसभा की बैठक भी ना हो रही हो, तो कानून कौन बनाएगा तत्कालीन? और अगर आपातकालीन लग रहा है कि बिल्कुल अर्जेंट में कानून बनना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि यदि संसद के दोनों सदनों की बैठकें ना हो रही हो, यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक ना हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो कानून बना सकता है। लेकिन याद रखेंगे, वो कानून नहीं माना जाएगा उस समय। कानून तो बनेगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसे कानून का नाम ना देकर उसे हम किसका नाम देंगे? अध्यादेश का। तो अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक कानून का ही रूप होता है, लेकिन वो उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदनों की बैठकें नहीं हो रही होती हैं। फिर चर्चा करते हैं कि जब संसद के दोनों सदनों की बैठक स्टार्ट हो जाएगी तो अध्यादेश का क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब संसद के दोनों सदनों की बैठकें नहीं हो रही तो आपातकालीन कानून बनाया, उस कानून को अध्यादेश कहा गया। और यदि संसद की बैठकें स्टार्ट हुई तो वो जो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है उसे संसद के दोनों सदनों में, याद रखेंगे, संसद के दोनों सदनों में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो जैसे ही आपने देखा कि बैठकें नहीं हो रही तो अध्यादेश जारी कर दिया, बैठकें स्टार्ट हुई तो वो जो अध्यादेश बनाया गया था उसे विचार के लिए संसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं आपके, उन लोगों के समक्ष उस अध्यादेश को प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर वो विचार करेंगे, और विचार करने के बाद चाहे तो वो उसे कानून का रूप दे सकते हैं। फिर वो अध्यादेश कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में। तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि अध्यादेश क्या होता है। दोस्तों आज हमने राष्ट्रपति की 6 शक्तियों के बारे में आपसे चर्चा की, जिसमें सबसे पहले हमने विधायी शक्तियों के बारे में बताया, फिर सेकंड नंबर पर हमने आपको राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में बताया, फिर थर्ड नंबर पर आपके न्यायिक शक्तियों के बारे में बताया, देन चौथे नंबर पर हमने आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताया जिसमें राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, देन पांचवें नंबर पर आपके पॉकेट वीटो के बारे में बताया, देन लास्ट एंड फाइनल आपके अध्यादेश जारी। ठीक है, एक और शक्ति आपको बता देते हैं, शायद आपको पता भी होगा, सैन्य शक्ति के बारे में। सैन्य शक्ति, तो सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का, वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, जल थल वायु। इन तीनों सेनाओं को जो युद्ध का आदेश देगा या युद्ध विराम करने के लिए आदेश देगा वो कौन दे सकता है? केवल राष्ट्रपति ही दे सकता है। तो राष्ट्रपति के पास राइट से, राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो चाहे तो युद्ध करने की घोषणा भी कर सकता है, चाहे तो वो युद्ध को रोक भी सकता है, क्योंकि तीनों सेनाएं किसके कमांड में है? आपके राष्ट्रपति के कमांड में है।
तो यहाँ पर आप कह सकते हो सैन्य शक्ति मतलब हमारी जो 3 सेनाएं हैं, जल, थल और वायु, तो इन तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष है, इन तीनों सेनाओं का जो हेड है, वो कौन है? हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। तो सभी याद रखेंगे कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है सैन्य शक्ति के रूप में। तो आई होप सो आपको क्लियर हुई होंगी राष्ट्रपति की शक्तियां। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो के बारे में जानकारी पहुंच सके। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।